और आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों के साथ करने जा रहे हैं स्पेशल शो की शुरुआत, जहां पहली बड़ी खबर रूस के अंदर यूक्रेन के बड़े हमले को लेकर। न्यूक्लियर प्लांट को यूक्रेन ने टारगेट किया है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक पर रूस की तरफ से किया गया दावा। यूक्रेन के ड्रोन हवा में ही मार गिराए गए। प्लांट पर ड्रोन गिरता तो बड़ी तबाही हो सकती थी। रूस के कुर्स्क रीजन पर यह अटैक किया है। कुर्शातोव ये न्यूक्लियर प्लांट है और यूक्रेन ने कुर्स्क में कुर्शातोव न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया है। प्लांट के पास तैनात एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। एक हफ्ते में दूसरी बार न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन ने यह अटैक किया है और ड्रोन का मलबा गिरने से प्लांट की एक बिल्डिंग में भी भीषण आग लग गई थी। हालांकि यूक्रेन से जारी हमलों के बीच एटमी साइट के पास जिस तरीके से यह घेरा बनाया गया, मजबूती के साथ यहां पर यूक्रेन रहा और टारगेट किया न्यूक्लियर प्लांट को। रूस ने अब अपनी आर्मी और कमांडर्स को भी दो हिस्सों में बांट दिया है। एक ग्रुप पहले की तरह यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है, वहीं दूसरा ग्रुप अब रूस की सुरक्षा में तैनात है। हालांकि तमाम कोशिशों और एहतियात के बावजूद यूक्रेन रूस में धमाके करने में कामयाब हो रहा है। हमले की कोशिश लगातार जारी है। क्रीमिया और मॉस्को में सख्त पहरा है। यूक्रेन की कोशिशें लगातार नाकाम हो रही हैं, लेकिन कुर्स्क में यूक्रेन को कामयाबी मिल चुकी है और रूस की चिंता अब दुगनी हो गई है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस में कुर्स्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर 3 दिन में दूसरी बार ड्रोन से हमला कर दिया है। एयर डिफेंस तैनात है। वायुसेना अलर्ट है। रूस के आसमान में फाइटर जेट गश्त लगा रहे हैं। फिर भी यूक्रेन को रह रहकर कामयाबी मिल ही जाती है। सिर्फ हवा ही नहीं, यूक्रेन पानी से भी लगातार प्रहार की कोशिश कर रहा है। क्रीमिया के पास समंदर में पैनी नजर है। रूस के कई युद्धपोत मुस्तैद हैं, लेकिन फिर भी सरफेस ड्रोन से हमले की कोशिश जारी है। रूस में दहशत इस कदर है कि कई बार तमाम एयरपोर्ट्स बंद करने पड़ते हैं। आसमान में जरा सी गड़बड़ी की आशंका से एरोस्पेस फोर्स तक एक्टिव हो जाती है। अब एक बार फिर यूक्रेन ने पुतिन की टेंशन को डबल ट्रिपल कर दिया है। इस बार हमला एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब हुआ। निशाना सटीक नहीं था, वरना रूस के कई शहरों में रेडिएशन की आंधी आ सकती थी। यूक्रेन का एक ड्रोन कुर्स्क में घुसने में कामयाब रहा। ड्रोन न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब तक पहुंचा। ड्रोन प्लांट के करीब बने मकानों पर गिर गया। ड्रोन गिरने से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यूक्रेन का ड्रोन पावर प्लांट के रिएक्टर या न्यूक्लियर कचरे तक पहुंचता तो क्या होता। मॉस्को और ब्रियांस्क की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए फिलहाल कई तरह का एक्शन लिया गया है। क्रीमिया में भी कई एयर डिफेंस भेजे गए हैं, लेकिन अब पुतिन को चिंता कुर्स्क की है, क्योंकि यहां पावर प्लांट है और कुर्स्क परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट्स में से एक है।
और ज़ेपोरिज़िया में रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है, जहां रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। गोलियां बरसाते यूक्रेनी सैनिक नजर आए हैं। यूक्रेन ने फायरिंग का वीडियो भी जारी किया। और बायरक्टर ड्रोन से भी यूक्रेन का हमला हुआ है, जहां रूसी गाड़ियों को टारगेट किया गया। यूक्रेनी हमले में रूसी गाड़ियां तबाह हो गई। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका के नए प्लान को लेकर खबर, जहां जब्त रूसी संपत्तियों से यूक्रेन की मदद की जाएगी। अमेरिकी संसद से प्रस्ताव पास होने का अब इंतजार है। प्रस्ताव पास होने के बाद रूसी संपत्तियां अमेरिका बेच देगा। तो अमेरिका जिस तरीके से रूसी संपत्तियों को लेकर यूक्रेन को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसी के तहत इंफॉर्मेशन वॉल पर यह सबसे बड़ी खबर आपके सामने, और डिटेल जानकारी की आखिर यूक्रेन को हथियार और जरूरी चीजें देने के लिए अमेरिका का प्लान आखिर है क्या। यह पहली बड़ी खबर, जहां यूक्रेन को हथियार और जरूरी चीजें देने के लिए अमेरिका का यह प्लान सामने आया है। दुनिया भर में जब्त रूसी संपत्तियों से यूक्रेन की मदद अब अमेरिका करने वाला है। हालांकि दुनिया भर में $1 बिलियन से ज्यादा रूसी संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है, और अब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूसी संपत्तियों को जब्त करते हुए यूक्रेन को मदद पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाया है, और संसद से प्रस्ताव पास होने के बाद संपत्ति बेचकर यूक्रेन की मदद का फैसला लिया है। यूक्रेन और रूस की जंग में जमीन से लेकर आसमान तक पिछले 19 महीनों से बारूद बरस रहे हैं, लेकिन अब ब्लू जोन में सबसे बड़ा बारूदी बवंडर भी मचने जा रहा है। एक तरफ ज़ेलेंस्की ब्लैक सी में अपने जहाजों को उतारने का ऐलान करके पुतिन को खुला चैलेंज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेटो बाल्टिक में बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहा है। माना तो यह जा रहा है कि नेटो देश ब्लू जोन में एक साथ 30 वॉरशिप उतारकर पुतिन को विध्वंसक कदम उठाने को मजबूर कर रहे हैं। क्या समंदर में सबसे बड़ी सुनामी आने वाली है? इस खास रिपोर्ट से समझिए। ब्लू जोन में सबसे बड़ा बवंडर मचने जा रहा है। ब्लू जोन में एटमी गदर की शुरुआत हो सकती है। रूस और यूक्रेन दोनों ही अब ब्लैक सी में जबरदस्त तरीके से आमने सामने आ गए हैं। ब्लू जोन में सबसे बड़े विध्वंस की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्लू जोन में अब रूस के अमेरिका से सीधे टकराव के हालात बन गए हैं। रूस और अमेरिकी खेमे के बीच नीले समंदर में सबसे बड़ा गदर मचने जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने जब से यह ऐलान किया है कि यूक्रेन के 2 जहाज ब्लैक सी से गुजरेंगे, तभी से ब्लैक सी में तनाव बढ़ गया है। ब्लैक सी रूस का भेद किला माना जाता है। 1 महीने पहले ही पुतिन ने ऐलान किया था कि अगर यूक्रेन का कोई भी जहाज ब्लैक सी से गुजरेगा तो वो उसे तबाह कर देंगे। पुतिन ने ऐलान उस समय किया था जब यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर ड्रोन अटैक किया था। रूस को डर है कि यूक्रेन के शिप उसके ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट करेंगे। यही वजह है कि रूस ने उन्हें तबाह करने की धमकी दी है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की पुतिन की धमकियों से बेपरवाह होकर अपनी 2 शिप को ब्लैक सी में भेजने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन की शिप को तबाह कर दिया तो ब्लैक सी में विध्वंस का सबसे बड़ा बवंडर उठेगा, जिसकी ज्वाला से नेटो देश भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए नेटो देशों ने पुतिन के विस्फोटक प्रहार से पहले ही बड़ा फैसला ले लिया है। ब्लैक सी में नेटो पहले से ही युद्धाभ्यास कर रहा है। अब पुतिन के विध्वंसक हमलों को रोकने के लिए यूरोपीय देश बाल्टिक सी में बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं।
बाल्टिक में नेटो देशों का सैन्य अभ्यास 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास की अगुवाई जर्मनी करने जा रहा है। इसमें अमेरिका, फ्रांस और स्वीडन के अलावा बेल्जियम, कनाडा और नीदरलैंड शामिल होंगे। युद्धाभ्यास में लगभग 30 युद्धपोत और 3000 से अधिक सैन्यकर्मी भाग लेंगे। जर्मनी का कहना है कि बाल्टिक में इस युद्धाभ्यास का मकसद रूस के संभावित हमले से यूरोपीय देशों की सुरक्षा करना है। वहीं इस युद्धाभ्यास के जरिए नेटो देश ये तैयारी भी कर रहे हैं कि ब्लू जोन में रूसी हमले का जवाब कैसे दिया जाए। इस युद्धाभ्यास के लिए अमेरिकी नौसेना मैसा वर्डे जहाज को भी भेजेगी, जिसके जरिए 800 से ज्यादा नौसैनिकों को समंदर में घातक जंग के लिए उतारा जा सकता है। लगभग 18 महीने से चल रहे युद्ध के दौरान रूस ने अक्सर मिसाइल और ड्रोन हमलों से ब्लैक सी के जरिए यूक्रेन को निशाना बनाया है। ब्लैक सी में बढ़ते बारूदी टकराव को देखते हुए ये काला सागर रूस और नेटो दोनों के लिए जंग का एपी सेंटर बन गया है। अगस्त की शुरुआत से ही ब्लैक सी में दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। रूस का दावा है कि काला सागर में यूक्रेन और नाटो की तरफ से बढ़ते खतरों का मुकाबला करने के लिए रूस ने सभी तैयारियां कर रखी हैं। काले सागर में रूस के विनाशकारी जहाजी बेड़े पहले से ही तैनात हैं। अब रूस ने ब्लैक सी में जबरदस्त तरीके से तैनाती बढ़ा दी है। रूस ने कहा है कि वो ब्लैक सी में अपने सुरक्षा हितों से कोई समझौता नहीं करेगा और नेटो के हर एक्शन का माकूल जवाब देगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्लैक सी में बढ़ता बारूदी टकराव महातबाही का संकेत है। ब्लैक सी में कभी भी एटमी विस्फोट हो सकता है। ब्लैक सी में रूस ने कई युद्धपोत तैनात कर रखे हैं, जिनमें से कुछ युद्धपोत कैलिबर मिसाइलों से लैस है। ब्लैक सी में रूस का अंडर वाटर पोसाइडन टॉर्पीडो भी तैनात है। वहीं ब्लैक सी के इर्द गिर्द मौजूद एयरबेस पर भी रूस ने एटमी बॉम्बर्स भेज रखे हैं। उधर नाटो ने भी ब्लैक सी में अपने विध्वंसक फ्लीट को उतार रखा है। ब्लैक सी अब न्यूक्लियर अड्डा बन चुका है। ब्लैक सी में मिसाइलों से लैस रूसी युद्धपोत यूक्रेन की मिलिट्री पोजीशंस पर पहले से ही आग बरसा रहे हैं। जहां रूस ने काला सागर में एटम बम से लैस समुद्री जल योद्धा को उतार दिया है, तो वहीं बाल्टिक सी में रूस के परमाणु अड्डे को तबाह करने के मकसद से अमेरिकी बॉम्बर उड़ान भर रहे हैं। मौजूदा हालात इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में ब्लैक सी या बाल्टिक सागर में बड़ा कोहराम मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, जहां अलग अलग इलाकों में भीषण हमले किए जा रहे हैं। रूसी टैंक को टारगेट किया गया। यूक्रेनी हमले में रूस के कई टैंक तबाह। चेचन लड़ाकों के हमले का नया वीडियो अब सामने आया है। यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक हुए हैं। ज़ेपोरिज़िया में जंग लड़ रहे चेचन लड़ाकों को लेकर यह खबर। और वॉर जोन में यूक्रेन की नई रणनीति, रूस पर हमले और तेज करेगा यूक्रेन। पहली डिफेंस लाइन तोड़ने के बाद यूक्रेनी सैनिकों का जोश हाई हो चुका है। तो रूस की डिफेंस लेयर को टारगेट करते हुए यूक्रेन की तरफ से दावा यह किया गया कि उसने पहली डिफेंस लाइन तोड़ दी है। काउंटर ऑफेंस में यूक्रेन की तरफ से
दावे किए जा रहे हैं और यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस में आगे की इस रणनीति को लेकर जानकारी आपके सामने, क्योंकि रूस की पहली डिफेंस लाइन तोड़ने के बाद यूक्रेन की तरफ से लिए गए फैसले को लेकर यह खबर है और रूस पर अब और तेजी से अटैक शुरू कर सकता है यूक्रेन। हालांकि रूसी कब्जे वाले इलाकों पर ज्यादा से ज्यादा अटैक करने की रणनीति है और रूस के कब्जाए इलाकों को जल्द छुड़ाने की तैयारी भी है। हालांकि रूस के आगे की डिफेंस लाइन को तोड़ने की प्लानिंग जिस तरीके से ज़ेलेंस्की कर रहे हैं, बड़ी खबर यह है ज़ेपोरिज़िया को लेकर। डोनेट्स्क के कई इलाकों में आमने सामने की जंग चल रही है, वहीं ज़ेपोरिज़िया में भी कब्जे की ये लड़ाई जारी है। दिन ब दिन युद्ध की रफ्तार तेज होती जा रही है और सितंबर की शुरुआत के साथ ही रूस की सेना जल्द से जल्द यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में भी जुट चुकी है, जबकि कीव से लेकर वॉशिंगटन तक यूक्रेन को बर्फबारी से पहले तक युद्ध में मजबूती से बनाए रखने की रणनीति तैयार करनी है। हालांकि यूक्रेन में कुछ मोर्चे पर रूस को बड़ा नुकसान जरूर पहुंचा है। रूस की डिफेंस लाइन को भेदने में भी यूक्रेन कामयाब हो चुका है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन की कई जगहों पर पलटवार को लेकर भी दावे हैं। वॉर जोन से आई यही तस्वीरें इस बात की सबूत है कि काउंटर ऑफेंस के तहत यूक्रेन की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अंदाजा हो जाएगा इन तस्वीरों के जरिए कि युद्ध ने अब कैसी रफ्तार पकड़ ली है। ना पीछे हटने का इरादा, ना सरेंडर कर देने वाली मायूसी। रूस के हर प्रहार का जवाब देने के हौसले पर कायम है यूक्रेन। रूस के सैनिकों को जीत भी हासिल करनी है और रूस के शहरों पर हो रहे हमले का बदला भी लेना है। यही वजह है कि जंग की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है। ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन का पलटवार भी जारी है। वॉर जोन से आने वाली तस्वीरों में अब सिर्फ हथियारों का शोर नहीं, बल्कि विध्वंस का विद्रूप दृश्य भी है। कहीं जले हुए हथियार नजर आते हैं, कहीं मलबों का ढेर तो कहीं खंडहर बन चुकी इमारतें। धमाकों से जमीन रह रह कर थर्रा रही है और आसमान काले धुएं से स्याह हो रहा है। आर्तेमोवस्क में एक बार फिर से युद्ध छिड़ गया है। यूक्रेन की फौज ने यहां पर रूस के 5 हमलों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के सैनिक आर्टिलरी के साथ भारी पलटवार कर रहे हैं। मारियंका इलाके में यूक्रेन की आर्मी की मदद वायुसेना कर रही है। रूस के ठिकानों पर कई बार हवाई हमला किया गया, जिसकी वजह से रूस के सैनिक आगे बढ़ने में या हमला करने में नाकाम रहे। यूक्रेनी कमांडर ने दावा किया कि रोबोटाइन में यूक्रेन की फौज रूस की पहली डिफेंस लाइन को पार करने में कामयाब हो गई है। रोबोटाइन में यूक्रेन की आर्मी अब दूसरी डिफेंस लाइन के करीब है। यूक्रेन की फौज तार्नेविस्की पर दोबारा से कब्जा करने वाली है। रूस को इस इलाके में सैनिक और हथियारों का बड़ा नुकसान हुआ। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक रोबोटाइन में यूक्रेन की सेना उत्तरी और मध्य के रिहायशी इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। रूस की आर्मी भारी गोलीबारी कर रही है, लेकिन यूक्रेनी आर्मी डिफेंस लाइन को पार करके आगे बढ़ चुकी है। रूस का दावा है कि ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन के एक MiG-29 को गिराने में कामयाबी मिली है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में लगी इस आग से
फिर यूक्रेन के ड्रोन अटैक का शक जताया जा रहा है। यह आग ऑयल डिपो में लगी है। आग कैसे लगी, रूस की तरफ से किसी तरह का बयान नहीं आया, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगने से पहले यहां से धमाके की आवाज आई थी। वॉरजोन में सेल्फ प्रोपेल्ड गन मिसाइल्स का भी एक्शन नजर आया, जहां यूक्रेनी ठिकानों पर जबरदस्त हमला बोला गया। रूसी हमले में कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह। चलते टैंक पर एटीजीएम से हमले की तस्वीर आपके सामने होगी, जहां रूस ने यूक्रेनी टैंक को टारगेट किया है। यूक्रेनी टैंक पर 2 बार अटैक किया गया। रूसी हमले में यूक्रेन टैंक तबाह। भीषण जंग के बीच जेलेंस्की ने बड़ा फैसला लिया है। डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर की बर्खास्तगी के बाद जेलेंस्की ने अब रक्षा मंत्री रेजनिकोव को भी हटा दिया है। अब रेजनिकोव पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। उमरोव यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। 18 महीने से जारी जंग के बीच जेलेंस्की का यह फैसला क्या युद्ध के रुख को मोड़ेगा या यह कदम जेलेंस्की के लिए आत्मघाती साबित होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। हम आपको वॉरजोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों की डिटेल जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये इस बीच जानना जरूरी है कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका अब कौन सा बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। आपको हम बता दें कि यूक्रेन अब क्या इस फैसले के बाद खुद मुसीबत में फंस सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि क्रिमिया को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नई हुंकार जरूर भर दी है। जेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि पुतिन की सेना क्रिमिया को खाली कर दे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो यूक्रेन ऐसा धमाका करेगा कि क्रिमिया कब्रिस्तान बन जाएगा। जेलेंस्की ने ऐलान तब किया है जब नेटो ने क्रिमिया के 28 जगहों पर विस्फोट करने का प्लान बना लिया है। सवाल यही है कि आखिर नेटो का यह प्लान क्या है जिसे यूक्रेन अंजाम देने वाला है। क्रीमिया पर हमले और तेज होने वाले हैं। जेलेंस्की ने क्रीमिया को तबाह करने की नई कसम खा ली है। नेटो ने जो प्लान बनाया है उसे जेलेंस्की की सेना अंजाम देने वाली है। यूक्रेनी सेना नेटो के हथियारों से क्रीमिया में 28 जगहों पर हमला करने वाली है। इन 28 जगहों पर रूसी सेना के सैन्य ठिकाने हैं। यूक्रेन इन्हीं ठिकानों को तबाह करने वाला है। जिस तरह से स्कोव एयरबेस को तबाह किया है, उसी तरह से क्रीमिया पर भी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। क्रीमिया के एयरबेस पर यूक्रेन लगातार ड्रोन दाग रहा है, लेकिन उसे अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। रूसी इंटेलिजेंस को जो इनपुट मिला है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। अब क्रीमिया पर यूक्रेन ड्रोन से नहीं बल्कि लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से हमला करने वाला है। इनपुट तो यह भी है कि नेटो ने यूक्रेन को 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल दे दी है। अब इसी से क्रीमिया पर प्रहार करने का प्लान है।
ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को लेकर जो कुछ कहा वो इसी बात का ऐलान कर रहा है कि यूक्रेनी फोर्स जल्द ही बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाली है। मैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आखिरी बार कह रहा हूं, रूसी सेना जल्द से जल्द क्रीमिया को छोड़ दे। उसके लिए यही सही होगा। अगर रूसी सेना ने क्रीमिया को खाली नहीं किया तो उसे इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूक्रेन बहुत बड़े हमले के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की में यह कॉन्फ्रेंस इसलिए आया है क्योंकि उन्हें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल मिल चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी फोर्स ने स्कोप एयरबेस पर जिस मिसाइल से हमला किया था उसकी रेंज 1000 किलोमीटर थी। हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने भी कहा था कि यूक्रेन ने स्कोप एयरबेस को 700 किलोमीटर दूर से ही तबाह किया। और धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। स्टालिन के मामले पर उनकी तरफ से क्या बात कही जा रही है, सुनते हैं। आश्चर्य नहीं हो रहा है? वही लोग जो समाज को बांटना चाहते हैं वो फिर उसी काम पे लग गए हैं। हम आज के अवसर पे ये पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं सामने आ रहे? छोटे छोटे बातों में तो आने वाले लोग हैं। 3 दिन हो गया, भारत की अस्मिता, भारत की मूल विचारधारा, भारतीयता पे आक्रमण हो रहा है। और मैंने तो कल कहा था, जहां से ये आवाज आई, पहला चेन्नई से ये सेमिनार में आई आवाज, वो सच में घबराए हुए हैं। जब काशी तमिल संगमम आयोजन किया गया तब अनुभव हुआ तमिलनाडु की सर्व समाज की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी से जुड़ा हुआ है। सर्व समाज में जब कहता हूं, सर्व समाज, जिनको तमिलनाडु के बारे में धारणा नहीं है, वो राजनीतिक उद्देश्य से इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं जिसमें उनके नेता राहुल गांधी चुप हैं। केजरीवाल जी क्यों चुप हैं? अभी तक तो उनके बयान आ जानी चाहिए। नीतीश कुमार जी क्यों चुप हैं? तेजस्वी यादव साहब का क्या कहना है इस विषय पे? उनके भाई तो बंशी लेके घूमने वाले हैं, वो क्यों चुप हैं? अखिलेश जी क्यों चुप हैं इस विषय में? ममता जी तो दुर्गा पूजा को लेके इतना अभिमान करने वाले हैं, हमें भी अच्छा लगता है, भले ही टीका ना लगाए, लेकिन वो चुप क्यों है? शरद राव जी जिस शहर में रहते हैं, उस शहर देश में गणपति उत्सव के लिए नए आयाम जोड़ने के लिए विख्यात है। शरद पवार जी, श्रद्धा से उनको, शरद राव जी बड़े लोग, बड़े आदमी हैं, मेरा भी श्रद्धा है व्यक्तिगत रूप में, लेकिन वो चुप क्यों है? क्या आपको सियासत इतना मजबूर कर दिया है कि भारत की आत्मा को भी आप कुछने लोगों के, आप बीजेपी की विरोधी हो, प्रतियोगी हो, हम समझ सकते हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ईर्ष्या करते हो, आप असहिष्णु हो, आप नाटक करते हो, गले मिलने के लिए ड्रामा करते हो, लेकिन आपकी वाणी, भारत जोड़ो में कौन कौन आपके साथ चले थे? कन्याकुमारी से ऊपर तक कौन आपके साथ शागिर्द थे? ये समूह आज फिर सक्रिय हुई है। इसलिए फिर मैं कहूंगा, उनकी इस देश के संविधान पे विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पे विश्वास नहीं। सुप्रीम कोर्ट की मोटो धर्म की जय हो, उसी से जुड़ा हुआ है। पार्लियामेंट की मोटो है धर्म चक्र चलते रहनी चाहिए। भारत की अवधारणा में
धर्म एक जीवन प्रवाह, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हिंदुत्व को वर्णन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदुत्व एक उपासना पद्धति नहीं है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आपने सुना, जिन्होंने राहुल गांधी की चुप्पी और साथ ही इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं की चुप्पी पर भी अब सवाल उठाए हैं। लेकिन इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि के हिंदू विरोधी बयान पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और उदयनिधि के बयान के समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे भी आ गए हैं। प्रियांक ने कहा है कि जो धर्म समानता का अधिकार ना दे वो धर्म नहीं। प्रियांक ने कहा कि जो धर्म आपको इंसान नहीं समझे वो धर्म नहीं, बीमारी है। Udayanithi Stalin has said Sanatan Dharma is like dengue and malaria. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. और चीन की पड़ोसियों को बड़ी धमकी, जहां यूक्रेन जैसा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। चीन ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। तनाव बढ़ने के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। तो चीन की तरफ से अब धमकी दी गई है और पड़ोसियों को यह धमकी, जहां यूक्रेन जैसा अंजाम भुगतने की बात कही गई है। चीन ने हालांकि इसके लिए अमेरिका को कैसे जिम्मेदार ठहराया है। बढ़ते तनाव के बीच चीन की तरफ से दिए गए इस बयान का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन वॉल पर भी डिटेल आपके सामने, क्योंकि चीन की तरफ से दिए गए इस बयान को धमकी जैसा माना जा रहा है और यह भी साफ कि यूक्रेन जैसा हाल होगा। अब चीन ने पड़ोसियों को यूक्रेन जैसा अंजाम भुगतने को लेकर यह बयान दिया है, यह धमकी दी है। चीन ने कहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश यूक्रेन के नक्शे कदम पर अब ना चले। चीन विदेश मंत्री वांग ही की तरफ से कहा गया यूक्रेन जैसी त्रासदी एशिया में ना हो और एशियाई देश बातचीत और सहयोग के जरिए ही क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश करें। बढ़ते तनाव के लिए वांग ही अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इस बीच उनकी तरफ से दी गई यह धमकी, साथ ही कहा गया साउथ चाइना सी में अमेरिका की वजह से ही लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच अब स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने, जहां पिछले 18 महीनों से यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग जारी है और पुतिन के दोस्त कहे जाने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने भी युद्ध का एक नया फ्रंट खोल दिया है। किम ने एक बार फिर अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान को न्यूक्लियर हथियारों से तबाह करने की धमकी दे दी है। किम ने न सिर्फ एटमी हमले की धमकी दी है, बल्कि तानाशाह ने परमाणु हमले का अभ्यास भी शुरू कर दिया है। जंग का कोरिया फ्रंट भी खुल गया। कोरियाई प्रायद्वीप से भी महाविनाश की आहट सुनाई देने लगी है। नॉर्थ कोरिया ने टैक्टिकल न्यूक्लियर हमलों की ड्रिल शुरू कर दी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान को तबाह कर देने की धमकी। कोरियाई समाचार एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरिया ने टैक्टिकल न्यूक्लियर हमलों की ड्रिल के समय अपने दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए लंबी दूरी की 2 क्रूज मिसाइलों को शामिल किया। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसने टैक्टिकल न्यूक्लियर हमलों की ड्रिल इसलिए की ताकि वो परमाणु युद्ध के हालात का सामना करने के लिए तैयार रहे। शनिवार की सुबह नॉर्थ कोरिया की तरफ से 2 क्रूज मिसाइलों को दागा गया। क्रूज मिसाइलों को कोरियाई प्रायद्वीप के पश्चिमी सागर की ओर दागा गया। मिसाइलों ने 1500 किलोमीटर तक उड़ान भरी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 साल के अंदर उत्तर कोरिया 100 से ज्यादा मिसाइल परीक्षण कर चुका है, लेकिन तानाशाह किम का एटमी टेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा। 31 अगस्त को दक्षिण कोरिया और अमेरिका का युद्धाभ्यास खत्म हुआ था।
अमेरिका के बॉम्बर और साउथ कोरिया के फाइटर जेट की गर्जना जैसे ही थमी, किम ने अपनी मिसाइलों की गर्जना से कोरियाई पेनिनसुला को दहला दिया। इक्कीस अगस्त को दक्षिण कोरिया और अमेरिका का साझा युद्धाभ्यास शुरू हुआ था। 31 अगस्त को यह युद्धाभ्यास खत्म हुआ। युद्धाभ्यास खत्म होने के कुछ ही घंटे पहले 31 अगस्त को भी किम ने डबल धमाका किया था। 31 अगस्त को उत्तर कोरिया की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस ने एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी, जिसके बाद न्यूक्लियर सिमुलेशन ड्रिल शुरू कर दी गई। सिमुलेशन का मतलब है असली जंग के हालात और जमीन तैयार करना और फिर प्रहार करना। किम जोंग अमेरिका और दक्षिण कोरिया की वॉर एक्सरसाइज से भड़का हुआ। उत्तर कोरिया ने दावा किया कि अमेरिका और साउथ कोरिया की सेना पर न्यूक्लियर हमला कैसे करना है, उसका सफल युद्धाभ्यास हो चुका है। किम की राजधानी से ऐलान हो चुका है कि समंदर में गिरने वाली मिसाइलें साउथ कोरिया की धरती और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी गिर सकती हैं। कोरियाई पेनिनसुला में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है, इसलिए अमेरिका पहले से ज्यादा अलर्ट है और गुआम बेस पर तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका ने न्यूक्लियर मिसाइल के साथ अपनी यूएसएस केंट की सबमरीन एशिया में तैनात कर दी है। ये सबमरीन अमेरिका के गुआम बेस पर पहुंच चुकी है। गुआम बेस पर अमेरिका का B-1B बॉम्बर पहले से तैनात है। पुतिन के सहयोगी किम को अमेरिका बड़ा खतरा मान रहा है। आशंका है कि किम जोंग पुतिन के इशारे पर नया वॉर फ्रंट खोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।